नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद्यार्थी में आपका स्वागत है। फिर से हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे मित्रों, हम आपके सामने फिर से लेकर आ चुके हैं राजस्थान सुजस का ये बुलेटिन। ये बुलेटिन कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको ओरली कितना बताऊं, ये आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो पेपर है उसको हम डिस्कशन करें उससे पहले आप सबको पता लग गया होगा कि आरएएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, 1 जुलाई से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, 30 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो जो बच्चे अपने आप को ये तसल्ली दे रहे थे कि सर जो इलेक्शन है वो जनवरी में होगा, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि अक्टूबर तक ही एग्ज़ाम होगा, नवंबर में भी हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है, तो वो सारी अटकलें अब समाप्त हो गई हैं। तो दोस्तों अब मैं जो एक बात करूँगा, आपका 5 मिनट का समय मैं ज़रूर ख़राब करना ही बोल दीजिए आप इसको, लेकिन वो ख़राब करना नहीं है। 5 मिनट का आप मुझे समय दो, मैं आपको बताता हूँ कि प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई होगा। तो दोस्तों पहले तो आप ये मान के चलिए कि जो प्रीलिम्स है उसकी कट ऑफ इस बार 90 नंबर से कम नहीं जाएगी। 90 तो जाएगी ही जाएगी। जैसा अगर पिछले सालों का ट्रेंड रहा है क्वेश्चन पेपर का, यदि उसी बेस्ड पे क्वेश्चन पेपर आता है तो आपकी कट ऑफ गई 90 पार। और यदि ट्रेंड बदलता है तो फिर कोई कुछ नहीं कह सकता, उसमें तो आरपीएससी चेयरमैन के अलावा जानता ही कौन है कि ट्रेंड क्या रखने वाले हैं वो लोग। लेकिन हम जो ट्रेंड चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो 90 पार आपकी कट ऑफ गई या जाएगी ही जाएगी। 90 तो जाएगी ही जाएगी, या तो आप उसी तरह से तैयारी करें। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। जैसे ही नोटिफिकेशन आया कई बच्चे बहुत खुश हो गए होंगे, तो कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको बहुत टेंशन हो गई होगी, बहुत ज़्यादा टेंशन कि सर अब क्या करें, हाथ पैर फूल गए होंगे। तो दोस्तों जो बच्चे परेशान हैं, मैं तो कह रहा हूँ सारे के ही सारे बच्चे, तो उनके लिए एक छोटा सा समाधान लेके आया हूँ मैं। अगर उनको अच्छा लगे, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप फॉलो करना, नहीं तो भी पूरी दुनिया पड़ी है, आप जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। आप स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, आपके ऊपर किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मित्रों आप कोई भी आधा घंटे की, 1 घंटे की वीडियो देख के 90 दिन की अगली स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हो, नहीं कर सकते। जिन बच्चों की क्षमता है वो तो कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों की नहीं है, जो नए आए हैं, जस्ट पहला अटैम्प्ट दे रहे हैं, उन लोगों को बड़ी टेंशन हो जाएगी। तो उन लोगों के लिए मित्रों मैं अपनी तरफ से, जैसे ही आपका सुजस आएगा, मॉर्निंग 6 o'clock कल से पर डे 6 o'clock, सुबह 6 o'clock का मतलब 6 o'clock, 6 बजे मतलब 6 बजे, 6 बजे आपको आपका सुजस आपके मोबाइल स्क्रीन पे मिल जाएगा। और प्लस सुबह 6 बजे ही एक 5 मिनट का, 4-5 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बनाकर मैं आपको बता दिया करूँगा कि आज आपको ये वाले टॉपिक क्लियर करने हैं, और उन टॉपिकों को किस तरह से क्लियर करना है, कौन कौन से उसके सेगमेंट है जिस पे आपको विशेष फोकस करना है, जहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, जो शैडो एरियाज हैं उनको के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दिया करूँगा। कि आपको कोई टॉपिक, जैसे हिमालय बता दिया मैंने, आप हिमालय तैयार कीजिए, तो हिमालय का कोई भी टॉपिक आपको किस तरह से करना है, क्या हिमालय की रेंज याद करनी है, या हिमालय की रेंज किस क्रम में अवस्थित है वो भी याद करना है, तो उस तरह से मैं आपको बता दिया करूँगा। ठीक है, तो इससे आपको सुबह 6 बजे आपके पर डे का डेली टारगेट मिल जाएगा। आप शाम तक उसको रटना, और सुबह अगले दिन के लिए टेंशन फ्री होकर सोना, उसका जितना रिवीजन कर सको करना। अगले दिन सुबह आपको फिर से 6 बजे डेली टारगेट मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं कोई एक स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा आपको, वो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी रखना कि मुझे सुबह पढ़ना है या रात में पढ़ना है, लेकिन सुबह 6 बजे डेली का टारगेट आपके मोबाइल स्क्रीन पर मैं पहुंचा दिया करूंगा। ठीक है मेरे मित्रों, यही मुझे आपसे एक बात कहनी थी कि बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जो बच्चे नए आए हैं उनको पता ही नहीं है कि किसी भी टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है, वो नहीं कर पाते हैं एनालिसिस पिछले क्वेश्चन पेपर्स का, तो उन लोगों के लिए मैं सीधा बता दिया करूँगा कि आपको अगर हिमालय पढ़ना है तो उसमें से ये वाले पॉइंट है जिन पे स्पेशल फोकस करना है, जिससे क्या होगा उनको सुविधा हो जाएगी, और जो फालतू में उनका टाइम जाएगा वो नहीं जाएगा, वो सिर्फ पढ़ेंगे। और अगर कोई एक बच्चा भी अगर मुझे फॉलो करके सिलेक्ट होता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो मेरे मित्रों अब अपन चलते हैं सीधा का सीधा अपने न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। ठीक है मित्रों, तो आपको यदि डेली जो पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें मित्रों। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों IAS RAS विद RJ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, और यहाँ से डेली पीडीएफ ले लें, पीडीएफ लेके उसका रट्टा मारें।
चलो दोस्तों, तो अब चलते हैं अपना सीधा न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पे। देखो दोस्तों, हमारी वही पहली न्यूज़ वही है। आज के पेपर के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ें नहीं आई हैं, बहुत ऐसी न्यूज़ नहीं आई जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम के अंदर मेंस के अकॉर्डिंग तो कोई नहीं आई। प्रीलिम्स का एक दो फैक्ट है, दो तीन उसको अपन देख लेंगे। पर लेकिन दोस्तों, आज के पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट है यही कि 905 पदों पर भर्ती होगी। परीक्षा सितंबर और अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर का मतलब सीधी सीधी बात है, आप 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर लेके चलिए, सितंबर के अंदर संभावनाएं होने के चांस नहीं है। लेकिन हाँ, 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर कभी भी हो सकती है। ओके, पदों का वर्गीकरण दे रखा है, ठीक दे रखा है। आपके ऑनलाइन आवेदन है वो 1 से 30 जुलाई तक लिए जाएंगे। तो आप सारे कमर कस के तैयार हो जाओ। जिन्होंने पहले भर रखा है उनका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन SSO ID जो है उसके माध्यम से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। तो मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी ने 3 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ठीक है, पहला है जयपुर जोधपुर कोटा में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खुलेंगे। तो यहाँ से एक प्रश्न बन गया कि मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र कहाँ खोले जा रहे हैं, तो जयपुर कोटा और जोधपुर के अंदर। ठीक है मित्रों, जयपुर जोधपुर एवं कोटा मेडिकल कॉलेजों में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। इस प्रस्ताव के अनुसार यह सेंटर जो चिकित्सा महाविद्यालय हैं अथवा जो चिकित्सालय हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें उपलब्ध स्थान पर संचालित किए जाएंगे। इससे लोगों का क्या होगा, मनोवैज्ञानिक परामर्श। ये गहलोत जी ने अच्छा काम किया है कि मनोवैज्ञानिक जो परामर्श केंद्र है उनको खोला है। क्योंकि क्या है, आजकल लोग फिजिकल से ज़्यादा मेंटल बीमार हैं, मानसिक रूप से इतने तनावग्रस्त हैं, लोग इतने तनावग्रस्त हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। बस ऐसा लगता है उनको कि कोई बीमारी ना होने के बावजूद भी उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है। ये मस्तिष्क की बीमारी है सारी की सारी। ठीक है, दूसरा प्रस्ताव जो दिया था वो दिया था 45 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि पढ़ाई शुरू होगी। ये अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर तटरक्षक मेडल से अलंकृत सैनिकों को भी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उससे पहले जो सुविधाएं थी वो तटरक्षक बलों के लिए नहीं थी, जो कोस्ट गार्ड होते हैं उनके लिए नहीं थी। बाकी जो थी, नेवी थी, आर्मी थी, एयरफोर्स थी, उन सारे लोगों के लिए उनको मेडल मिलने पर सुविधाएं जो राज्य सरकार की तरफ से दी जाती हैं। राजस्थान शौर्य पुरस्कार नियम 1966 के अकॉर्डिंग जो नगद पुरस्कार या भूमि अनुदान जो दिए जाते हैं वो दिए जाते थे, लेकिन तटरक्षक बलों को ये पुरस्कार नहीं मिलते थे, ये अनुदान नहीं मिलते थे। अब राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि तटरक्षक बल को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम या किस नियम के द्वारा तटरक्षक बलों को सुविधाएं या फिर वीरता चक्र या फिर जो भी मेडल, वीरता, परमवीर, बहुत सारे मेडल होते हैं, मेडल प्राप्त मतलब सम्मानित, मतलब राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित सैनिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा किस अधिनियम के माध्यम से पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो किस अधिनियम के माध्यम से किया जाता है दोस्तों, राजस्थान शौर्य पुरस्कार, नगद पुरस्कार और भूमि अनुदान नियम 1966। सॉरी दोस्तों, ये अधिनियम नहीं है, अधिनियम एक्ट हो जाता है और एक्ट कानून हो जाता है। ये नियम है, ठीक है, रूल्स हैं, ये एक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके जो 1966 का नियम है उसके अंतर्गत दी जाती हैं। इनके सुविधाओं में क्या दिया जाता था दोस्तों, कि प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रपति तटरक्षक मेडल वीरता धारकों को 6 लाख रुपए एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या फिर भूमि के एवज में 25 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे। ठीक है, तटरक्षक मेडल वीरता धारकों को 30,000 रुपये नगद एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के एवज में 25 लाख रुपये। जो लोग भूमि लेना चाहते हैं भूमि ले सकते हैं, और जो नगद राशि लेना चाहते हैं वो नगद राशि ले सकते हैं। ठीक है, पदक धारकों को ये लाभ 26 जनवरी 1990 से दिए होंगे। मतलब 1990 के बाद में जिन जिन लोगों को पदक मिला है उन सारे के सारे लोगों को, जो तटरक्षक बल के जवान हैं, उनको ये चीज़ें प्रदान की जाएंगी, ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो राजस्थान बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा कर दी गई थी। तो पहले पेज पर सिर्फ 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ये तो खैर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और मैं आपसे फिर से बोलूँ, ये पुलिस सेवा और प्रशासनिक सेवा, आपकी नज़र यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, बगुले के साथ ध्यान, चील के सी नज़र इस पे होनी चाहिए। मतलब आप जब भी किसी से मिलो तो उससे बोलो कि चीते की चाल बाघ की नज़र, वो कौन सा बोलते हैं उसको, बाघ की चाल चीते की चाल, कौन से, चीते की चाल बाघ की, बाज की नज़र, और आपके शौर्य पे संदेह नहीं करते। इस तरह की बातें बोलो लोगों को, और सिर्फ 2 ही चीज़ों पर फोकस रखो। तीसरी तो मिल ही जाएगी यार। कोई बंदा गया ही है लेखा परीक्षा की जाने किसकी तैयारी करने को, तो वो क्या RS बनेगा रे बाबा।
आप सीधा का सीधा जाओ और एसडीएम और डीएसपी के लिए तोड़ो चीज़ों को, ठीक है। कॉन्फिडेंस उसी लेवल का होना चाहिए। देखो मेरे दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी उत्सव मनाया जाएगा 3 जुलाई को जयपुर के झालाना संस्थानिक क्षेत्र में स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। तो यहाँ से एक प्रश्न मिल गया आपको कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, तो जयपुर में झालाना में, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, तो जयपुर के अंदर, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ से आपको 2 छोटे छोटे प्रश्न मिलेंगे। इसमें क्या है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो लाभार्थी है उसके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राशि को स्थानांतरित किया जाएगा। तो कुछ विशेष काम नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन 2 छोटे छोटे जो संक्षिप्त में जो आपको फैक्ट मिले प्रीलिम्स के लिए, आज मेंस का कोई भी बड़ा प्रश्न यहाँ से नहीं बन रहा है दोस्तों, ठीक है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी उत्सव 3 जुलाई को जयपुर के झालाना संस्थानिक क्षेत्र में स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य स्तरीय उत्सव है, उसका आयोजन किया जाएगा। और कहाँ क्या किया जाएगा इस उत्सव के अंदर, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के खाते में, लाभार्थियों के खाते में क्या होगा, डीबीटी के माध्यम से सीधी राशि स्थानांतरित की जाएगी, ठीक है। किसान महोत्सव, जोधपुर के संभाग स्तरीय किसान महोत्सव का आयोजन 30 जून से जोधपुर के अंदर होगा, संभाग स्तर पर होगा, 30 जून से होगा किसान महोत्सव, ठीक है। इसमें क्या होगा, किसान नई तकनीकी से रूबरू होंगे। किसान महोत्सव के बारे में हम आपसे कई प्रश्न पूछ चुके हैं, कम से कम 4 या 5 प्रश्न मीन्स के आपको अलग अलग क्वेश्चन बनाकर आपको आंसर की फॉर्म में बता चुके हैं कि अगर इस तरह से प्रश्न आता है तो आपको इस तरह से जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पर किसान नई तकनीकों से रूबरू होते हैं, ये आप इससे आप पहले से ही परिचित हो, ठीक है। 3 कॉलेजों का नाम चेंज किया गया है। तो चूरू के जिला राजकीय कन्या महाविद्यालय का नाम बदलकर स्वामी गोपाल दास, ठीक है। राजकीय कन्या महाविद्यालय दौसा का नाम बदलकर स्थित राजकीय महाविद्यालय मंडावर का नाम बदलकर टीकाराम पालीवाल, ठीक है। मतलब चूरू में स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय का नाम बदलकर स्वामी गोपाल दास, राजकीय कन्या महाविद्यालय दौसा जिला स्थित राजकीय महाविद्यालय मंडावर का नाम बदलकर टीकाराम पालीवाल, और राजकीय महाविद्यालय मंडावर और दौसा जिले के राजकीय कन्या महाविद्यालय महुआ का नाम बदलकर आपका सावित्रीबाई फुले कन्या महाविद्यालय कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये छोटी सी बहुत कम इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इम्पोर्टेंट तो क्या है, आपके छोटे प्रश्न, छोटे जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछी जाएगी, लेकिन छोटा मैं आपसे फिर बार बार बोलूँ, एग्ज़ाम कोई छोटा नहीं होता, एग्ज़ाम सारे एग्ज़ाम होते हैं, परीक्षा हमेशा परीक्षा होती है। तो तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में बुधवार को नवनिर्मित राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किया गया। तो राजस्थानी संघ भवन का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है या कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो कोयम्बटूर जिला तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के ही 4 जिलों के नाम दे देगा वो आपको, तिरुचिरापल्ली वगैरह के, चेन्नई करके, कोयम्बटूर वगैरह। तो हम ज़्यादातर ठोकेंगे चेन्नई, क्योंकि राजधानी में ही बनेगा भाई, लेकिन बनाया कहाँ है, कोयम्बटूर के अंदर, ठीक है। तो तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में बुधवार को राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, उद्योग वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पर फिर वही मेगा जॉब फेयर, आपको क्या चीज़ याद रखनी है, मेगा जॉब फेयर का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, कौन से विभाग के द्वारा किया जाता है, उस विभाग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है मित्रों। देखो, जिन लोगों ने मेगा जॉब फेयर के अंडर में जॉब ली है वो लोग खुश हो जाएं कि उनको 3-4 महीने तक बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन वो टेंशन में भी रहें कि 4 महीने बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनमें से 90% से ज़्यादा लोगों की छटनी कर दी जाएगी, ठीक है। जिन लोगों को मेगा जॉब फेयर के तहत जॉब दिया जा रहा है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 महीने में छटनी स्वतः ही कर दी जाएगी। और यदि गवर्नमेंट चेंज होती है तो लोगों के दिमाग में एक बात आएगी कि गहलोत जी ने जिन लोगों को नौकरी दी थी उन लोगों को इस वाली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो कंपनियाँ ही बाहर निकाल देंगी। खुद गहलोत जी से ही भी इसी चीज़ का ही टाई अप होगा उनका कि भाई आप एक काम करो, 3-4 महीने के लिए इनकी बेरोजगारी खत्म करो, मुझे इलेक्शन में वोट दे दें, उसके बाद इनको भले ही भगा देना, ठीक है। तो मेरे मित्रों, जिनको जॉब फेयर के तहत नौकरियां मिल गई हैं वो दूसरी नौकरी ढूंढने की कोशिश करें, इन नौकरियों पे ज़्यादा रिलाई ना करें। 3-4 महीने के लिए बस आपकी बेरोजगारी खत्म हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर एक योजना का जिक्र आया है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता और संप्रेषण कौशल विकास योजना। देखो, अपन ने इसका नाम पढ़ा, अब इसके नाम को अपन तोड़ते हैं। तो मुख्यमंत्री जी का नाम है, मतलब राज्य की योजना है, ठीक है। अल्पसंख्यक मतलब अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनसे संबंधित है, ठीक है। भाषा दक्षता, उनको क्या करना है, भाषा के रूप में दक्ष बनाना है। क्यों बनाना है, अल्पसंख्यकों का सीधा सीधा मतलब अपन मुसलमानों से निकालते हैं। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर और भी सारे धर्म आते हैं, लेकिन अपन मुसलमान सोचते हैं। तो क्या करता है, भाषा की दक्षता। अब भाई भाषा की दक्षता, वो सऊदी वगैरह जाते हैं, अरब वगैरह दूसरी जगहों पर जाते हैं, तो उनको क्या करना है, वहाँ की भाषा भी तो सिखानी है ना, ठीक है। तो क्या है, भाषा में उनकी में दक्षता लेना और संप्रेषण कौशल और कौशल में विकास करना, उस चीज़ के लिए योजना है। अब अपन देख लेते हैं क्या सच में हमने सही पोस्टमार्टम किया है, इसका गलत किया है।
देखो दोस्तों, यहाँ पर जो योजना के बारे में दिया गया है, कहा गया है दोस्तों, बहुत बेहतरीन कहा गया है। इससे आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बड़ा बना हुआ नोट्स है। जैसे मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल योजना के प्रति युवाओं में खासा उत्साह है। यह योजना अल्पसंख्यक मामलात विभाग के द्वारा, विभाग का जिक्र आ गया यहाँ पर, राजस्थान नॉलेज के साथ साझेदारी करके मार्च से शुरू की गई है। कब से शुरू की गई है? मार्च 2023 से। विभाग कौन सा? अल्पसंख्यक मामलात का विभाग है। किसके साथ मिलकर की गई है? तो राजस्थान नॉलेज के साथ मिलकर की गई है। उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को स्थानीय और वैश्विक बाजारों में नौकरी के लिए तैयार करना है। ठीक है। संचार कौशल की भूमिका को देखते हुए अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी, स्पेनिश और अन्य भाषाएं सिखाई जाएंगी। इससे क्या होगा? अल्पसंख्यक जो युवा हैं देश विदेशों में रोजगार के लिए नए द्वार खुल जाएंगे। ठीक है। 297 युवा अरबी, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश और 473 युवा अंग्रेजी सीख रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा अध्ययनरत इन युवाओं को 1500 रुपये के स्टाइपेंड का जो है वो दी जाएगा। मतलब स्टाइपेंड क्या मतलब होता है इसका दोस्तों? ये होता है जब तक आप सीखोगे तब तक के लिए आपको 1500 रुपये हमारी तरफ से, क्योंकि आप पूरा दिन वहाँ सीखने में लगा देते हो, तो आपका घर कैसे चलेगा? आपका थोड़ा बहुत जो खर्चा है वो कैसे चलेगा? तो उसके लिए क्या है, जो इसके अंदर जो अध्ययनरत हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं, कौशल सीख रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं, जो भी लोग सीख रहे हैं, उनको 1500 रुपये का क्या स्टाइपेंड के रूप में सरकार थोड़ा बहुत खर्चा उपलब्ध करवाएगी। ये स्टाइपेंड मैं कह रहा हूँ दोस्तों, डॉक्टरों के लिए भी शुरू होना चाहिए। बेचारे इंटर्नशिप करते रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है इंटर्नशिप के दौरान, जबकि मेहनत सबसे ज़्यादा वही करते हैं। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, देखो फोटो देख लो आप साथ में, ये देवी जी खड़ी हैं, आरती वैष्णव जी, पाली की हैं, रहने वाली हैं। ठीक है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसके बारे में है कि मैंने ऋण लिया है ऑनलाइन आवेदन करके, मुझे 50 लाख रुपए की राशि मिल गई है। ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अपनी एक फैक्ट्री लगाकर, जो भी है प्लास्टिक फैक्ट्री खोली है, 300 से 400 किलो तक का माल बना रही हैं ये, और 8-10 लोगों को रोजगार दे रही हैं। अपना मतलब है इंदिरा शक्ति, जो इंदिरा महिला शक्ति IM शक्ति उद्यम प्रोत्साहन। एक IM शक्ति उड़ान भी है, और जो उड़ान है वो सैनिटरी नैपकिन से है। हर साल, हर महीने के अंदर 12 नैपकिन दिए जाएंगे। ठीक है। हर महीने के अंदर कितने? 12 सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे मुफ्त। ठीक है। 15 से 45 आयु तक की महिलाओं को। अब चलते अपन देख लेते हैं कि IM शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना क्या है दोस्तों। विभाग कौन सा है इसका? तो महिला एवं बाल विकास विभाग, ये इसका नोडल विभाग है। ये महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए अब तक की सबसे बड़ी ऋण अनुदान योजना है। व्यक्तिगत महिला उद्यमी अथवा स्वयं सहायता समूह को 50 लाख रुपए तक, और समूह के रूप में विद्यमान क्लस्टर समूहों का समूह, मतलब अलग अलग समूह हैं उनको बना के, ग्रुप्स को बना के क्लस्टर बना दिया जाता है, इसके रूप में विद्यमान या फेडरेशन को 1 करोड़ रुपये तक की ऋण सुविधा। ठीक है। ऋण राशि का 25% अनुदान, और वंचित वर्ग को 30% तक का अनुदान। उद्योग, सेवा, व्यापार, डेयरी, कृषि आधारित उद्यम आदि समस्त क्षेत्रों के लिए ऋण की सुविधा। ऑनलाइन काम होगा सारा का सारा, हेल्पलाइन की सुविधा होगी, यही सारा चीज़ें। आपको उद्देश्य पता ही लग गया, योजना के बारे में पता लग गई। लेकिन आप IM शक्ति नाम देख के भावुक मत हो जाना। IM शक्ति उद्यम प्रोत्साहन है, IM शक्ति उड़ान है, कौन सी है, उस तरह को आप थोड़ा सा आंखें खोल के काम करना एग्जाम के अंदर। ठीक है मित्रों। तो दोस्तों आज का न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन होता है अपना यहीं पर समाप्त। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं थी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही थी कि आपका एग्ज़ाम आ गया। अब कमर कस के तैयार हो जाओ, पैनिक होना नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ अगर सीखना है किसी व्यक्ति से तो धोनी से सीखिए, MS धोनी से। ठीक है। यहाँ पर सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्लास है उस बंदे की। MS धोनी से सीखिए कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे शांत रहा जाता है। वर्ल्ड कप फाइनल में 2 विकेट गिरने के बाद कैसे शांत रखा जाता है अपने आप को। ठीक है। बांग्लादेश से 3 बॉल पे 1 रन चाहिए हो और हरा दिया जाए उसको, किस तरह से शांत रहा जाता है। तो आप उसी तरह से उनसे सीखिए, एकदम शांत रहिए। शांति से दिमाग चलता है। अगर आप स्ट्रेस में आएंगे, पैनिक हो जाएंगे, बॉडी काम करती है एक फिनोमिना से, जैसे ही आप स्ट्रेस के अंदर आएंगे तो ब्रेन सारी इन्फॉर्मेशन का इनपुट रोक देगा, क्योंकि आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, इसीलिए वो इनपुट रोक देगा चीज़ों को। जैसे ही इनपुट रोकेगा आपको और टेंशन हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों, इसीलिए स्ट्रेस के अंदर आपको चीज़ें याद नहीं होती, क्योंकि ब्रेन है वो इनपुट को रोक देता है। तो मेरे मित्रों, उम्मीद करता हूँ आज का न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन आपकी समझ में आ गया होगा। हम कल के सुजस के साथ में, ठीक है दोस्तों,
आपकी एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें 5 मिनट का एक वीडियो आपको सुजस के साथ में ही अपलोड कर दिया जाएगा आपके चैनल पर। इससे आपको डेली क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है, डेली टारगेट वो आप कंप्लीट करते चलो। आपका 2 से 3 बार रिवीजन हम करवा देंगे, एग्जाम आएगा जब तक 2 से 3 बार नहीं, 2 बार तो होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, इससे आपको ये भी बता दूंगा मैं कि आपको कोई टॉपिक तैयार करना है तो उसको किस तरह से तैयार करना है, उसको किस अप्रोच लेके, कौन सी अप्रोच लेके पढ़ना है। ठीक है मेरे मित्रों, तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे सुजस के साथ में कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ठीक है मित्रों।